नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण सुंदराल। मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में खांसी जुकाम होना बहुत आम बात है। अक्सर बच्चों के पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब भी इस तरह की खांसी या जुकाम होता है तो कफ सिरप दे देते हैं। लेकिन कफ सिरप पर आजकल जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह की चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो संशय में हैं, परेशान हैं। जानना चाहते हैं कि आखिर बच्चों को कब सिर्फ देना ज़रूरी है? क्या हर खांसी में ये देना चाहिए? इसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा कहीं बच्चों को? इन सब गहन विषयों अहम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु भदानी जी हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स से हैं, एम्स से हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर हिमांशु आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। नमस्ते। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। आजकल जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, खास तौर पर कफ सिरप को लेकर, तो सब उस पर भी आएंगे, बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो मूल सवाल है, जो बदलते मौसम में बच्चों को खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, तो क्या वजह रहती है कि बच्चे जो हैं जल्दी पकड़ लेते हैं खांसी? हाँ जी। तो देखिए, जब भी मौसम चेंज होता है जनरली छोटे बच्चों में जिनके बाकी ऑर्गन्स जो हैं या साँस की जो नली है वो डेवलप हो रही होती है। तो उसमें थोड़ी-सी जो हमारी डेवलपमेंट होने की जो प्रोग्रेस है वो अलग होती है बच्चों में। और वही एक ज़्यादा कॉमन कारण है जिससे कि बच्चों को जल्दी खाँसी होना या के हिसाब से या दस्त होना भी ये बहुत लाज़मी है बच्चों को भी बदलते मौसम में और पेरेंट्स जनरली बहुत कंसर्न होते हैं। आम तौर पर जो बच्चों की खाँसी है, के मुख्यतः कुछ कारण हैं जैसे कि वायरल संक्रमण हो गया, सामान्य ज़ुकाम जिसको बोलते हैं या फिर बैक्टीरियल संक्रमण है जैसे कि निमोनिया जिसको खुशखुश या कफ खाँसी बोलते हैं या एलर्जी हो गई जैसे कि डस्ट या जिनके घर में कुछ पेट डॉग्स होंगे उनमें एनिमल डैंडर होता है। इनमें से जो वायरल खाँसी होती है वो सबसे आम होती है और अधिकांश मामलों में वो खुद ब खुद ठीक भी हो जाती है। यदि खाँसी अ, यदि उस खाँसी के साथ बहुत तेज़ बुखार, तेज़ साँस लेना या कमज़ोरी आती है, तो हम सोच सकते हैं कि वो बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है। और कुछ बच्चों में जैसे कि बार-बार मौसम चेंज होना या धूल-मिट्टी से कॉन्टैक्ट में आना या फिर पॉलेन्स या कहीं पे जंगल में या पेट डॉग्स के संपर्क में आने से जो खाँसी होती है, वो एलर्जी की खाँसी के कारण हो सकती है। जी। तो आपने खांसी के बारे में बताया, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं और कुछ जी। ऐसे लक्षण हैं जो पेरेंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखने चाहिए कि आपने खुद कहा कि जो सेल्फ लिमिटिंग होती है ये कफ और हाँ अपने जी। आप ठीक हो जाती है, लेकिन बहुत बार नहीं भी होती, प्रोलॉन्ग्ड होती है, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। और कुछ ऐसे हाँ जी। लक्षण हैं जो रेड साइंस होंगे या फिर बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए देखना कि इन मामलों में अस्पताल ज़रूर जाएं और एक बार जांच ज़रूर करा लें। हाँ जी। तो जो छोटे बच्चों में खाँसी होती है, जैसा कि मैंने बताया, कुछ प्रकार की होती है। लेकिन कोई भी खाँसी अगर बहुत समय तक चलती है, लेकिन और कुछ खाँसी जो कि कुछ कम समय तक भी चलती है, लेकिन अगर बच्चे को छोटे बच्चे जैसे जो हम इन्फेंट्स बोलते हैं, जो कि 1 साल से कम के बच्चे होते हैं, जनरली उन बच्चों में होंठों का नीला पड़ना अचानक से, तेज़ साँस लेना, बच्चे को दिख रहा है कुछ पेरेंट जैसे बताते हैं कि मेरे बच्चे के छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं और या फिर बच्चे को साँस में तकलीफ़ लेना, बच्चा बहुत ज़्यादा थक रहा है साँस लेके, सीने में घुरघुराहट जिसको कि हम व्हीज़िंग बोलते हैं। बच्चा जनरली माँ को लगता है कि बच्चा जैसा है वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया है, दूध नहीं पी रहा है, बुखार बहुत ज़्यादा आ रहा है बच्चे को, कुछ बुखार की दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है या बच्चा बहुत ही कमज़ोर दिख रहा है, खाना-पीना छोड़ दिया है। तो इस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। और कोई खांसी के लिए भी क्या कोई स्पेशल जांच की कोई ज़रूरत होती है क्या? जैसे चेस्ट एक्सरे या ब्लड हाँ टेस्ट जी। वगैरह, इनकी ज़रूरत होती है क्या? हाँ जी। तो जैसा कि मैंने आपके पहले सवाल पे बताया था, बहुत
ज़्यादातर खाँसी के कारणों में हम जो देखते हैं, जो वायरल खाँसी होती है, वो अपने आप ही बच्चा उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है और कुछ दिनों में वो खाँसी धीरे-धीरे चली जाती है। लेकिन अगर खाँसी 2 हफ्ते से अधिक हो, बुखार हो रहा हो, बार-बार साँस लेने में तकलीफ हो, जिसको कि हम डेंजर साइंस बोलते हैं, जो कि मैंने आपके पिछले सवाल में बताया था, या बच्चा बहुत सुस्त हो रहा है, बच्चे का कोई बैकग्राउंड इलनेस है पहले से, जैसे कि बच्चे को पहले से ही टीबी है या बच्चे को पहले से एचआईवी के लक्षण हैं या बच्चा पहले से बहुत ज़्यादा मैलनरिश्ड है। इन स्थिति में हम बच्चे को एडमिट करते हैं, बच्चे का चेस्ट एक्स-रे कराते हैं या स्वस्थ बच्चों में भी जब इन टाइप के हमें सिम्पटम्स दिखते हैं, तो फिर हम बच्चे का एक्स-रे कराते हैं। उसके अलावा कुछ खून की जाँचें भी कराते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके बलगम की जाँच कराते हैं, स्पूटम एग्ज़ामिनेशन जिसको बोलते हैं, और साथ ही साथ कुछ जैसा बच्चा हमें दिखता है, उसके हिसाब से हम कुछ और जाँचें लिखते हैं कराने के लिए। बिल्कुल, आपने जांच की बात की तो देखिए खांसी आजकल बहुत इस टेक्नोलॉजी के दौर में पेरेंट्स का ये होता है कि कोई भी सिम्टम या कोई कुछ भी उन्हें लगता है कि बच्चे में कोई दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले गूगल करते हैं और हाँ जी। गूगल जो है ये फेमस है इस चीज़ के लिए कि बहुत ही एग्जैजरेट करके चीज़ों को बता देता है। लेकिन हाँ अगर जी। मैं आपसे पूछूं एज एन एक्सपर्ट कि खांसी क्या किसी गंभीर बीमारी का भी लक्षण हो सकता है, अस्थमा या इस तरह की बीमारी? हाँ जी। तो अ, खाँसी के बहुत सारे कारण जैसे कि मैंने बताए हो सकते हैं। लेकिन हमें पेरेंट्स जो हैं छोटे बच्चे होते हैं और जनरली ये हमें एक धारणा बनी हुई है, जैसे कि हम बोलते हैं कि बस खाँसी है बच्चे को तो तुरंत कुछ ना कुछ दो, बच्चे को खाँसी हो गई तो खाँसी होने का मतलब है कि एक सिम्पटम की तरह है, जैसे कि बुखार एक सिम्पटम, एक लक्षण है कि शरीर में कुछ तो चल रहा है जिसके कारण ये हमें दिख रही है। इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होके बच्चे को बस देखना गूगल में कि हाँ, गूगल में आप पहले सर्च करेंगे तो अगर आपको पता नहीं है क्या सर्च करना है, तो छोटे बच्चों में वो बहुत सारी बीमारियाँ दिखा सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं, कुछ बच्चों में हो सकती हैं। लेकिन उन बीमारियों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ बैठे हैं, पीडियाट्रिशियंस बैठे हैं। आपको सबसे पहले उनको एक क्वालिफ़ाइड चिकित्सक के पास लेके जाना है, पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाना है। वो बच्चे का फर्स्ट हैंड एग्ज़ामिनेशन करेंगे, उसकी अच्छे से जाँच करेंगे। हम बताएँगे कि जो भी बैकग्राउंड, कुछ बच्चे को ऑलरेडी कुछ बीमारियाँ हैं या पहले से कुछ हल्की-फुल्की खाँसी चल रही होगी, जिसको पेरेंट्स ने सोचा होगा ये ठीक हो जाएगा, या कुछ ऐसी खाँसी जो कि कुछ लंबे समय से चली आ रही हैं और घर परिवार में कोई और बूढ़े-बुज़ुर्ग बीमार हैं या किसी को टीबी के लक्षण हैं, तो इन टाइप के हमें जो लक्षण मिलते हैं, उनमें हम सोच सकते हैं कि हाँ, कि कुछ बीमारियाँ हैं जिनमें कि जैसे कि अस्थमा हो गया या टीबी हो गया, इस टाइप की बीमारियाँ हो सकती हैं। उसके जी। लिए हमें देखना रहता है कि बच्चे का बैकग्राउंड, एनवायरनमेंट या हिस्ट्री ऑफ जो कॉन्टैक्ट है, जो कि मैंने बताया कि बड़े-बुज़ुर्ग के साथ कॉन्टैक्ट या आस-पास के लोगों के साथ कैसा कॉन्टैक्ट है, उसकी गहन से जाँच करनी पड़ती है, तभी हम एक नतीजे पे पहुँचते हैं कि हाँ, बच्चे को इस खाँसी में ये अस्थमा या फिर टीबी या फिर इस टाइप के कुछ लक्षण हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जैसे सीज़नल चेंज होता है, मैक्सिमम बच्चों में जो खाँसी होती है, वो एक तरह की छोटी एक तरह की बीमारी, वायरल निमोनिया हो सकता है, जो कि बहुत मैक्सिमम बच्चों में खुद ब खुद ठीक होने के लक्षण रहते हैं, सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट देने से वो ठीक हो जाते हैं। जी डॉक्टर हिमांशु एक आपने अभी एलर्जीज़ का भी ज़िक्र किया कि ये भी एक कारक हो हाँ सकता जी, है खांसी का। तो हाँ एक जी। बच्चे के रूम में किस तरह के एलर्जेंस हो सकते हैं जो उनकी खांसी को बढ़ा रहे हैं, जो अक्सर पेरेंट्स जो है शायद नज़रअंदाज कर दें? तो बच्चे के जो अ जनरली हम जो रूम में देखते हैं आजकल बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे के साथ एक पेट डॉग रखने की ये रहते हैं कि बच्चे का कनेक्शन जो डेवलपमेंट है वो अ, हाँ, कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि उनका कुछ कुछ जो डेवलपमेंट है वो होता है। लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है कि जो
उसके पेट डॉग या फिर जो भी पेट एनिमल है, उनके शरीर से जो बाल हैं, उनमें जो एलर्जेंस होते हैं, वो जनरली बॉडी को इतना जल्दी एक्सपोज़र मिलने से बॉडी उसके उसके खिलाफ कुछ एंटीजन डेवलप करती हैं और उसके लिए फिर बच्चे को सिम्पटम्स होने लगते हैं। जी। जल्दी-जल्दी खाँसी आना या फिर जैसे सीज़न चेंज होता है, बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी-जल्दी बच्चे का बीमार पड़ना, हमेशा हमेशा बच्चे की नाक बहना, खाँसी आना, और रूम में डस्ट भी एक कारण छाती हो से सकता है कुछ इसका। आवाज़ें हाँ जी, छाती से कुछ आवाज़ें आना, ये सब कारण उसके साथ हो सकते हैं। एनिमल डेंडर हो गया, बच्चा अगर बहुत जैसे कि हमें ये लगता है कि चटाइयाँ होती हैं या फिर पर्दे होते हैं, जिनमें कि धूल जमी होती है और हम सोचते हैं कि 2 हफ्ते में 1 बार उसकी सफाई करेंगे, धूल झाड़ेंगे, बच्चा वहीं पे रहता है। तो धीरे-धीरे करके ये सिम्पटम्स बच्चे में आने लगते हैं। वो सिम्पटम्स दिखने में थोड़े टाइम लगते हैं, लेकिन हमें जनरली सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर हम एक्सपोज़र करते हैं, तो बहुत सावधानी से करें, ताकि बच्चा स्लोली उससे अडैप्ट कर पाए। जी, डॉक्टर हिमांशु, अब बेहद अहम सवाल पर आते हैं। क्या बच्चों को सही में कफ सिरप की ज़रूरत होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं 6 साल से नीचे की उम्र के, ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ, या किसी भी एज ग्रुप के, सही में ज़रूरत हाँ जी। होती है या फिर सिर्फ दवा से ही ठीक हो जा सकते हैं, हो सकते हैं? हाँ जी। तो देखिए, हम एक एक धारणा बना दी गई है कि हमें बच्चे को कफ सिरप, जैसे कि मैंने बोला कि बच्चे को खांसी आई है, कुछ तो दो बच्चे को ताकि खांसी कम हो जाए। तो हुँ, खांसी एक लक्षण है जो कि जो कि बलगम जो शरीर में बन रहा है, उसको निकालने की एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी बात है कि अ, ये जो खाँसी की दवाइयाँ हैं, बहुत जल्दी ओटीसी जिसको बोलते हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, बहुत जल्दी अवेलेबल होती हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स भी काफ़ी कंसर्न्ड रहते हैं बच्चे के लिए कि कुछ हम दें बच्चे को ताकि ये सिम्पटम्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर परिवार से प्रेशर भी पड़ता है कि कुछ दो बच्चे को ताकि खाँसी कम हो जाए। पर जितने भी स्टडीज़ हुए हैं, जितने भी हम यहाँ इंडिया में या बाहर भी, 2 साल से कम के बच्चे में खाँसी की दवा का कोई कोई भी रोल, कोई भी असर नहीं देखा गया है। आप खाँसी की दवा दें, खाँसी की दवा ना दें, खाँसी जिस भी कारण से हो रही है, वो कारण धीरे-धीरे करके ही जाएगा। आपकी खाँसी में कोई कमी नहीं आएगी। इसके ऊपर 5 साल से कम के बच्चे में मतलब 2 साल से कम के बच्चे में तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेट बिल्कुल ही अ, अलाउड नहीं है देना। 5 साल से कम के बच्चे में भी वो फ़िज़िशियन की निगरानी में, किसी किसी क्वालिफ़ाइड पीडियाट्रिशियन की निगरानी में ही देना सही रहता है। जी, और हम जो ये जनरली बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? सबसे पहले ये भी जानना ज़रूरी है, जी। क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि दिल की धड़कन तेज़ होना, चक्कर आना, घबराहट होना और कुछ जो प्रिज़र्वेटिव्स या कुछ कंस्टिट्यूएंट्स जो रहते हैं कफ सिरप में, वो बच्चे को गंभीर नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो ये कोई मिथक नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। एफडीए और भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी की यही सलाह है। जी, जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर हिमांशु, इसके साथ ये सवाल भी बनता है कि देखिए, आपने कहा कि बिल्कुल जो बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें उन्हें तो बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए कफ सिरप। लेकिन मान लीजिए 5 या 6 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, उन्हें अगर कफ सिरप दिया जा रहा है, तो क्या मात्रा रहनी चाहिए? क्योंकि देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि एक डॉक्टर ने पेरेंट्स को चाहे बता दिया है कि आपने, देखिए, आप 5 ml लीजिए या इतना आप कफ सिरप लीजिए, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं कि चलो इतना पिलाया तो पूरा ढक्कन पिला देते हैं उन्हें। पूरा तो ऐसा ढक्कन भी पिला होता है। तो देते हैं। क्या हाँ जी, सही हाँ क्वांटिटी जी। होनी चाहिए और मापने का क्या सही सही तरीका होना चाहिए? चम्मच या उसके साथ जो कैप आता है वो? तो देखिए, जो बड़े बच्चे हैं जिनको हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस में हम प्रिस्क्राइब करते भी हैं, जो कि जनरली मोर देन 5 इयर्स होते हैं। उनके लिए हम जनरली बोलते हैं कि वो वज़न के हिसाब से होता है और वज़न के हिसाब से जो मेजरमेंट कंटेनर जनरली दिया रहता है और जो हम अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और अगर खाँसी ठीक नहीं हो रही है,
तो पीडियाट्रिशियन के पास वापस आना चाहिए ताकि हम आगे की जांचें कर पाएं। अब जब तक बीमारी की मूल समस्या को नहीं ठीक करेंगे, खांसी तो एक लक्षण है, खांसी बनी रहेगी। आप चाहे जितना भी कफ सिरप पिलाते रहें बच्चे को। जी। छोटे बच्चों में आपको जैसे लगता है कि बलगम भर रही है, बलगम निकल नहीं रही है और आपको खांसी कम ही करनी है बच्चे की, तो हम कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे को भाप दे सकते हैं, जिसको स्टीम इनहेलेशन पर थोड़े दूर से दे सकते हैं ताकि बच्चे को बर्न ना हो, ये इसका ध्यान रखना है। सर को थोड़ा ऊंचा रख के चला सकते हैं। नाक साफ करने के लिए सलाइन नेजल ड्रॉप्स आता है, वो दे सकते हैं। थोड़ा हाइड्रेशन, मतलब कि बच्चे जनरली जो खांसी सर्दी होती है उनमें फ्लूइड्स की मात्रा कम कर देते हैं, पानी की मात्रा कम कर देते हैं, तो हम्म। इनमें बुखार और सर्दी ये लगी रहती है, तो इनमें हम थोड़ा गुनगुना पानी हम दे सकते हैं बच्चे को। और उसके बाद अगर जो बलगम अंदर जमी हुई है, इनको हल्का चेस्ट फिजियोथेरेपी बोलते हैं। वो हम जब कुछ पेरेंट्स को हम सिखा देते हैं, जिनसे वो हम उनकी जो जमी हुई बलगम है वो भी निकल जाती है। तो इन घरेलू नुस्खे और कुछ स्पेसिफिक दवाइयों की कुछ स्पेसिफिक मात्रा देने से इनमें मैक्सिमम बच्चों में आराम आ जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ एक सवाल भी बनता है, आपने कहा कि कुछ स्पेसिफिक बच्चों को और स्पेसिफिक उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कफ सिरप दिया जाता है या दवा दी जाती है तो वो जी। ज़रूरी होता है। लेकिन हर दवा का अगर मान लीजिए साइड इफ़ेक्ट है, तो कफ सिरप का क्या जी। साइड इफ़ेक्ट हो सकता है अगर किसी बच्चे को किसी डॉक्टर की सलाह पर दिया भी जा रहा है और अगर हम देख रहे हैं कि कुछ सुस्त पड़ रहा है, नींद आ रही है, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स जी। देख रहे हैं, तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और क्या करना चाहिए इन मामलों में? देखिए, जनरली जिनको पता नहीं है, उन पेरेंट जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ले लेते हैं पहले, बच्चे को डॉक्टर से दिखाने से पहले उनको लगता है कि बस, क्योंकि बहुत सारे फार्मासिस्ट भी कुछ उनको लगता है कि ये डॉक्टर ही हैं। वो जाते हैं ओवर द काउंटर, बोलते हैं बच्चे को खांसी हो रही है, उन्होंने कुछ, हाँ ले लो खांसी की दवा ले लो, आप खांसी की दवा दे दी और 1 ढक्कन 2 ढक्कन जितना भी पिला रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ खांसी की दवाइयों जो जनरली जो बैंड हो चुकी हैं बाहर के देशों में, और यहाँ भी एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, उनमें कुछ कंपाउंड्स रहते हैं, कुछ पदार्थ रहते हैं मिले हुए, जन जिसे हम डीईजी या पीजी बोलते हैं। वो उन दवाइयों की कम से कम मात्रा भी शरीर के लिए खतरनाक है, जिनसे बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ये सब हो सकती है। तो इन इन सब समस्याओं में अगर लगता है पेरेंट्स को कि कभी भी बच्चा ज़्यादा सुस्त पड़ रहा है, बच्चे को पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, पेशाब कम हो रही है, बच्चे के हाथ-पैर फूल रहे हैं, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और बच्चा ठीक से खाना-पीना नहीं कर रहा है, उल्टी आ रही है बच्चे को, तो तुरंत किसी अस्पताल के इमरजेंसी में बच्चे को भर्ती कराएँ और किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी समझना कि आप किसी से भी सलाह लेकर या सेल्फ मेडिकेशन ना करें और एक एक्सपर्ट की सलाह, एक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें इन मामलों में। अब बात ज़रा प्रिवेंशन पर भी कर देते हैं क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर किसी पेरेंट को अपने बच्चे को बार-बार खांसी से बचाना है, उसे खांसी ना आए बार-बार या सर्दी ज़ुकाम ना हो और खांसी ना हो इन स्पेसिफिक, तो किस तरह के कदम पेरेंट उठा सकते हैं? तो जनरली हम जो बात करते हैं खांसी होने की, पेरेंट्स के लिए कंसर्न हमेशा बना रहता है और ये कंसर्न कंसर्न लाजमी भी है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और फैमिली प्रेशर भी होता है, उनके खुद के कंसर्न्स होते हैं कि बच्चे को कोई बहुत स्पेसिफिक बीमारी तो नहीं है। तो पहले तो जो मूल जाँच है, अगर कोई भी खांसी अगर लग रहा है बच्चे को, पेरेंट्स को लग रहा है कि कुछ दवा देने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाएँ और वो दवा दें। प्रिवेंशन की जहाँ तक बात है, हम ये देखते हैं कि जनरली दिल्ली या दिल्ली एनसीआर या फिर आजकल तो अ पूरे भारतवर्ष में पॉल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा है। हम जनरली ठंड के मौसम में या कुछ स्पेसिफिक सीज़न्स में हम देखते हैं जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है, बच्चे को दमे की शिकायत या फिर बार-बार खाँसी आना, एलर्जी की शिकायत, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों में हम ध्यान दे सकते हैं कि जब भी बच्चे को
बाहर लेके जाएँ ऐसे सीज़न में या ऐसे मौसम में, तो प्रेफ़रेबली बच्चे को मास्क पहना के ले जाएँ। बच्चे को बहुत ज़्यादा धूल, मिट्टी इनसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ पेरेंट्स को पता रहता है कि इस बच्चे को इससे एलर्जी हो सकती है या फैमिली में इससे एलर्जी है, तो उन बच्चों को इस इन स्पेसिफ़िक जो भी हम जिनसे भी एलर्जी है पेरेंट्स को, उनसे बचा के रखना चाहिए, हो सकता है बच्चे को उससे भी एलर्जी हो। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि अगर घर परिवार में किसी बड़े बूढ़े या फिर उनके फादर या फिर भाई-बहन को किसी को फ्लू जैसे सिम्पटम्स हैं, जो कि जनरली इन बदलते मौसम में होता है। जिन जैसे कि दिल्ली में अभी H3N2 वाले वायरस फैला हुआ था या कोरोना में हम देख लें कि क्या स्थिति थी। तो उन सारे कंडीशंस में जब भी हमें लगता है कि छोटे बच्चों के कॉन्टैक्ट में ऐसे ऐसे रिलेटिव्स आ रहे हैं जिनको ऐसे सिम्पटम्स हैं, तो जनरली कोशिश करनी चाहिए कि उनसे हमें थोड़े 5 या 6 दिन तक दूरी बना के रखनी चाहिए। जी डॉक्टर हिमांशु, यहाँ पर बिल्कुल आपने अभी पहले ही जिक्र किया कि कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को अचानक रात में माइनर इनकन्वीनियंस हो जाती है, खांसी आने लगती है, तो इमीडिएट रिलीफ के लिए मैं चाहूँगा एक बार फिर से आप दर्शकों को बताइए, इमीडिएट रिलीफ के हाँ लिए जी। कुछ घरेलू उपाय जो दे सकते हैं बच्चों को। हाँ जी। तो हम जनरली 1 साल से ऊपर जो बच्चे रहते हैं, उनमें अगर लगता है बच्चे को बहुत बार होता है कि खाँसी होने के कारण जो जस्ट नाक के पीछे के गले का भाग है, वो जिसको थ्रोट बोलते हैं, तो थ्रोट का कुछ कुछ हिस्सा खाँसी के कारण वो हल्का इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सूज जाता है और कभी-कभी छिल जाता है। तो उसके कारण जो इरिटेशन होती है, उससे भी बच्चे की खाँसी बढ़ जाती है। तो 1 साल से ऊपर के बच्चे में हम थोड़ी शहद दे सकते हैं बच्चे को, जिससे कि वो सूदिंग इफ़ेक्ट आए गले में और और बच्चा थोड़ा अच्छा महसूस करे। पर ध्यान रखिएगा ये शहद जो है, ये 1 साल से ऊपर के ही बच्चों को दें। उसके अलावा जो मैंने बताया आपको कि बच्चे को हल्का भाप दूर से, ताकि उसको बर्न इंजरी या जलने की संभावना से बचाया जा सके, तो हल्का भाप बच्चे को दे सकते हैं। उससे भी बच्चे के जो बंद नेज़ल साइनसेज़ हैं या फिर जो अंदर स्टीम जाने से जो सूजन है, वो हल्की कम हो सकती है। उसके अलावा बच्चे को थोड़ा सर ऊँचा करके सुलाएँ, क्योंकि सोने के टाइम पे हम एक कंडीशन का सामना करते हैं, इसको पोस्ट नेज़ल ड्रिप बोलते हैं, जिनसे जो बंद साइनसेस के कारण पीछे अ, गले में वो ड्रिप जाती रहती है जब बच्चा सोता है और नाक बंद रहती है तो। और उसके कारण बच्चे की खाँसी बढ़ सकती है। इसके अलावा नेज़ोक्लेयर ड्रॉप्स आती है, जो कि नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, नमक पानी का स्पेशल सॉल्यूशन होता है। वो आप बच्चे को जो ओटीसी या ओवर द काउंटर पे भी मिलता है, वो आप बच्चे को 2-2 बूंद हर 3 से 4 घंटे में दे सकते हैं। उससे बच्चे की जो बंद नाक है, उसमें आराम मिलता है और उससे खाँसी में भी आराम मिलती है। इसके अलावा बच्चे जो पानी पीना या हल्का फ्लूइड्स या छोटे बच्चे में दूध पीना बंद कर देते हैं, उसके लिए आप हल्का कटोरी चम्मच से बच्चे को दूध पिलाएँ साथ में, ताकि या फिर बड़े बच्चों में पानी की मात्रा का ध्यान रखें, ताकि बच्चे को फ्लूइड सही से जाए और हाइड्रेशन की स्थिति बनी रहे। बिल्कुल। हल्का हाँ, और कुछ एक आखिरी चीज़ कि जी। कुछ बच्चों में जो बलगम है वो छाती में बहुत जमा हो जाती है और पेरेंट्स काफ़ी कंसर्न होते हैं कि हम कफ सिरप नहीं दे रहे हैं, कैसे निकलेगा? तो कफ सिरप देने से जो जमी हुई बलगम है अंदर, वो निकलती नहीं है। आपको हल्का फिज़ियोथेरेपी बच्चे को करना होगा, वो कोई भी पीडियाट्रिशियन आपको एक बार बता देगा, आप वो घर पे कर सकते हैं। 2-3 दिनों में वो सारा बलगम निकल जाता है। एक सवाल ये भी उठता है ना कि जब खांसी जुकाम होता है किसी बच्चे को या आम तौर पर किसी बड़े को भी, तो कहते हैं कि ठंडा पानी या ठंडी हवा से भी हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, और हाँ जी। फ्रिज हाँ जी। वाली चीज़ें ना खाने की हिदायत दी हाँ जाती जी। है, फ्रिज से निकली चीज़ें, हाँ जी। तो उनका कितना हाँ रोल जी। रहता है और खाने पीने में किस तरह की सावधानियां जो है बरतनी चाहिए।
देखिए, खान-पान का जो क्या देना है, क्या नहीं देना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम जनरली प्रेफ़र करते हैं कि कुछ गुनगुना देने की कोशिश करें, ताकि बच्चे को जो ऑलरेडी जो गले में या थ्रोट में जो हल्की सूजन है, वो और ना बढ़ जाए। तो हम गरम दूध, सूप्स हो गए, फल हो गए या पानी, जूस हो गया, ये हल्का नॉर्मल हम दे सकते हैं। बट कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या फिर बहुत ही पैक्ड जूसेस जो बोलते हैं, या प्रिजर्वेटिव्स जो हैं, या कुछ फ्राइड हैवी स्पाइसेस, और कुछ किसी जो नट्स से किसी को एलर्जी है, ये सब हम जनरली अवॉइड करते हैं। तो हल्का गुनगुना पानी पीना, सूप या फिर फ्रूट्स, ये सब हम प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, जी। बिल्कुल ठंडा फ्रिज से निकला हुआ हम अवॉइड ही करते हैं। जी, इसके अलावा क्या बच्चे को किसी तरह का वैक्सीनेशन खांसी या फ्लू से बचा सकता है, ऐसा कुछ है? हाँ जी, तो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी प्रेफ़र करता है, और हम जनरली इन बच्चों को सीज़नल फ्लू वैक्सिनेशंस होते हैं, जो कि बच्चे को 6 महीने से हम लगा सकते हैं, और हर साल ये जो वैक्सीन है ये अपडेट होती है, डिपेंडिंग कि अभी इस सीज़न में कौन-सा स्ट्रेन ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम कर रहा है। उसके हिसाब से हर साल ये अपडेट होती है। आपके जो कंसर्न जो भी होम पीडियाट्रिशियन है, या फिर जो अम, तो वो आपको जनरली वो बता देंगे कि कौन सा फ्लू वैक्सीन इस सीजन के लिए बच्चे के लिए देने के लिए ठीक है। कुछ स्पेसिफिक बच्चे, जैसे कि जिनको कुछ बीमारी है, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या कुछ क्रॉनिक बीमारियां हैं जिनके लिए कुछ एक्स्ट्रा दवाइयां चल रही हैं लंबे समय तक, उनके लिए स्पेशल वैक्सीन्स होती हैं, जिससे कि गंभीर निमोनिया वाली स्थिति से बचाया जा सकता है। बट नॉर्मल बच्चों के लिए फ्लू वैक्सीनेशंस, एवरी ईयरली फ्लू वैक्सीनेशंस रिकमेंडेड हैं। वो बचा सकती हैं गंभीर फ्लू की स्थिति से। बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स को दिए हैं। मैं चाहूँगा कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं इस प्रोग्राम को अभी, उनके लिए आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आखिर में कि किस तरह से वो अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं? कुछ प्रिवेंशंस, कुछ भी लास्ट में आप ऐड ऑन करना चाहें? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, आजकल जो भी न्यूज़ चैनल्स में या जो भी मीडिया कवरेज में जो भी आप देख रहे हैं रिगार्डिंग कफ सिरप, बच्चों के लिए कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर हाल ही में जो भी भारत में हुई कई मौतों से गंभीर चिंता की स्थिति पैदा हुई है। पीडियाट्रिशियन के दृष्टिकोण से ये संदेश स्पष्ट रूप में दिया जाना चाहिए कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, और बड़े बच्चों में भी इनका प्रयोग केवल डॉक्टर की सलाह से ही करें। हाल के अ, हाल हाल में ही जो देश में बच्चे की मौतें हुई हैं, ये सिरप के सेवन से जुड़ी पाई गई हैं। ये घटनाएँ बताती हैं कि कफ सिरप बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, खासकर छोटे बच्चों के लिए, जो कि 2 वर्ष से कम हैं। कफ सिरप में जो मौजूद रसायन हैं, वो बच्चों के शरीर में गंभीर प्रतिक्रियाएँ, जो रिएक्शंस हैं, वो ऑर्गन फेलियर तक जा सकते हैं। हर माता-पिता से निवेदन है कि बच्चों को जो कफ सिरप है, वो डॉक्टर की सलाह से ही दें। खाँसी व कफ के लक्षण दिखने पर पहले डॉक्टर से परामर्श करें। घरेलू उपाय जैसे कि भाप, पानी, हल्का गर्म खाना या शहद, जो कि 1 साल से बच्चों के ऊपर के लिए है, प्रयोग करें। लेकिन दवा देने में जल्दबाज़ी या सेल्फ मेडिकेशन, जिसको स्वनिर्णय बोलते हैं, वो ना करें। बच्चों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। सिर्फ़ सिर्फ़ अपने उपयोग को सोच समझकर ना करें, विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। और ये संदेश जो है सिर्फ़ मेरे तरफ से नहीं, बल्कि पूरे पीडियाट्रिशियंस सोसाइटी के पूरे भारतवर्ष के पेरेंट्स और उनके बच्चों के लिए है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत वैल्यूएबल जानकारी दी और बहुत अच्छी सलाह भी दी। मुझे लगता है कि जिन्होंने आपको सुना वो ज़रूर इसको अपनाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया अगेन आपका टीवी 9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते।
दर्शकों, आपने सुना किस तरह से डॉक्टर हिमांशु बरानी, जो कि एम्स दिल्ली से थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से आपको सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। खासकर जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को तुरंत खांसी जुकाम होने पर सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं या बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाइयाँ दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। बल्कि डॉक्टर ने अच्छे से बताया कि किस तरह से आप इमीडिएट रिलीफ देने के लिए क्या घरेलू उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं और डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीनेशन भी ले सकते हैं। बाकी आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप TV9 भारतवर्ष।